बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा चीज़ें ज़रा समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है। और मैं शुरू करना चाहूँगा JIT से। JIT बनी और JIT खुद नहीं बन गई, खुद मतलब ऐसे नहीं हुआ कि JIT वाले खुद ही कहीं से इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके आके बैठ गए और ख़ुद ही आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऐसे नहीं हुआ। अदालत ने हुक्म दिया, अदालत ने कहा जनाब कि JIT बननी चाहिए, JIT बन गई। उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई वो आप लोगों के सामने है। तकरीबन सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आई अभी, वो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और वो भी सामने आ जाएगी। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब JIT बनी थी उस वक़्त एतराज़ात हो जाते या एतराज़ात उठा दिए जाते, अदालत में उठा दिए जाते, पीपल्स पार्टी चली जाती अदालत में या वहाँ पे अपने कंसर्न्स रेज़ कर देती और ऐसे तरीके से रेज़ करती कि वो रजिस्टर हो जाते, तो मेरे ख्याल में कोई इशू ना रहता। JIT की फाइंडिंग्स के बाद इश्यूज़ को रेज़ करना एक कोई समझ से बाहर है सारी चीज़ें। खैर एनीवेज़ JIT बन चुकी है और JIT ने दो चीज़ें जो बड़ी अहम है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। JIT ने किसी का जिक्र नहीं किया कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन की रुकनीत जो है वो कैंसिल कर दी जाए, ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही JIT ने कि जनाब कहा जाए जिसमें कि जनाब फ़लाँ बंदों को या फ़लाँ लोगों को उनके ख़िलाफ़ फ़लाँ दफ़ात के तहत मुकदमात रजिस्टर कर दिए जाए, ऐसा भी नहीं है। नाउ पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह ठीक है। उनका कंसर्न, बेसिक कंसर्न जो अभी तक सामने आया है पीपल्स पार्टी का, वो ये है जनाब कि ECL में नाम 172 लोगों के क्यों डाले गए, JIT ने क्यों डलवाए, या उसके अलावा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम जो है उन्होंने ECL में क्यों डाला। सो दीज आर द कंसर्न्स। ठीक है, उनकी कंसर्न्स ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी एक यहाँ पे स्टैंडिंग है सिंध के अंदर और उनका कंसर्न रेज़ करना बनता भी है, क्योंकि वो अगर कंसर्न रेज़ नहीं करेंगे तो वो क्या उस सारी चीज़ें मान जाएंगे JIT की। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी पार्टी हो उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशंस लगे हों तो वो सारी चीज़ें मान जाए। नो, ऐसे हो नहीं सकता। किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी एलिगेशंस लगेंगे और वो मान जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल तरीक़ाकार है, उसके तरीक़ाकार के तहत वो अपने कंसर्न्स रेज़ कर रहे हैं एंड इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, उसमें मेरे ख्याल में दो राय नहीं होनी चाहिए। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, जिसका जिक्र आसिफ जरदारी साहब भी बार बार कर चुके हैं कि जनाब 18th अमेंडमेंट जो है वो उनको कहा जा रहा है कि उसकी कुछ शिकें जो है उसमें मदद करे पीपल्स पार्टी उनको एबॉलिश करने के लिए या अमेंड करने के लिए। तो ठीक है, वो बिल्कुल है, वो अंडर कंसिडरेशन है, कुछ शिकें ऐसी अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है। लेकिन ये कहा जाए कि जनाब हम अदालतें जो हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना है कि जो फौजी अदालतें उनका टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए हम साथ नहीं देंगे, बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है जनाब कि वो जो कह रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पे ECL से नाम निकालें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी नाम निकालें, ठीक है। और जनाब ये भी कहा जा रहा है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से कि जनाब उनको अदालत ने कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम निकाल दिया जाए। अगर ऐसा है और अगर बिल्कुल वाज़े है जनाब जो डिसीजन आया था अदालत का, तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी लंबी चौड़ी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी कैन ऑलवेज़ वॉक इनटू द सुप्रीम कोर्ट और वो कह सकती है जनाब कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आपने कहा है जनाब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम नहीं होना चाहिए ECL में, लेकिन JIT डाल रही है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 घंटे में भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे कन्फ्यूजन जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। ना ये जो बार बार ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि जनाब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि फ़ौजी अदालतों को टेन्योर नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज़ कल क्रॉप अप हो सकती है, कल रेंजर्स की यहाँ पे जो मौजूदगी है सिंध के अंदर, उसके बारे में भी जनाब पीपल्स पार्टी कह सकती है कि नहीं जी हम नहीं करते, हम एक्सटेंड नहीं करते, और इसी तरह के कई चीज़ें और सामने आ सकती हैं। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर नहीं है
पीटीआई वालों के पास, और पीटीआई वालों को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी साथ चलना पड़ेगा, अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। सो अपोजिशन अपनी एज ए पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं अपोजिशन में, वो जहाँ जहाँ पर भी उनका जनाब उनका पड़ेगा, उनका हाथ पड़ेगा, वो वहाँ पे अपना हाथ डालेंगे और टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे पीटीआई को, पीटीआई की हुकूमत को। नाउ इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है जनाब के अकाउंटेबिलिटी होगी और जनाब क्रॉस द बोर्ड होगी, क्रॉस द बोर्ड में क्या पीटीआई वालों के ख़िलाफ़ भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पीटीआई वालों के ख़िलाफ़ भी जो इश्यूज़ हैं जो नैब के पास है, अगर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही या पीटीआई वालों को साइड पे किया जा रहा है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट एट द वेरी सेम टाइम एक नया ट्रेंड भी सामने देखने में आया पीटीआई हुकूमत की तरफ से, और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें जनाब पीटीआई ने ख़ुद अपने बंदों को जनाब रगड़ दिया है और वो नैब के हवाले कर दिया, या इन्वेस्टिगेशन नैब के हवाले कर दी, या उन पे जो एलिगेशंस थे वो नैब के हवाले कर दिए कि नैब प्रोबिन कर ले, अगर गलत है तो इन बंदों को घर भेज दिया जाए, बेशक वो कैबिनेट में मौजूद हो या हुकूमत में मौजूद हो। अगर नैब कहता है जनाब ये गड़बड़ लोग हैं और पीटीआई में शामिल है तो उनको घर भेज दिया जाएगा। सो ये एक नया ट्रेंड है जो पहले हमें देखने में कभी नहीं मिला एज सच। नाउ जो लोग कहते हैं जनाब कि यहाँ पे गवर्नर राज लगेगा सिंध में, नहीं लगेगा, गवर्नर राज लग ही नहीं सकता गवर्नर राज, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज चेंज हो चुके हैं, डायमेंशन चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है वो असर्ट करती है, पीपल्स पार्टी इस सूबे में पहले से ज़्यादा वोट ले चुकी है, पीपल्स पार्टी इस सूबे में पहले से ज़्यादा सीटें ले चुकी है, इस सूबे में पीपल्स पार्टी सिंध के सूबे में। ठीक है, बाकी सूबों की मैं बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा सीटें ली हैं सिंध से पीपल्स पार्टी ने, ज़्यादा वोट लिए हैं सिंध से पीपल्स पार्टी ने। थोड़ी सी उनके जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं या करप्शन के जो चार्जेस हैं वो अपनी जगह मौजूद है, उसकी जस्टिफिकेशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकती कि ये कहा जाए कि जनाब उन्होंने करप्शन की, या चार्जेस जो उन पे लगाए गए करप्शन के उनको जस्टिफाई किया जाए। वो उसका जवाब जो है पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद दे सकते हैं कि जनाब फ़लाँ जगहों में अगर करप्शन हुई या मिसमैनेजमेंट हुई पावर की, तो वो उसका जवाब पीपल्स पार्टी वाले दे सकते, और कोई नहीं दे सकता। मैं आज मेरे पास पैनल है, मैं उसका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ जी आपको। नाज बलोच साहबा है मेरे साथ पीपल्स पार्टी से, रऊफ सदीकी साहब MQM से, डॉक्टर रमेश जनाब PTI से, पता नहीं PTI में अभी तक है रमेश क्या नहीं है, मुझसे पूछना पड़ेगा, तारिक बशीर चीमा साहब Q लीग से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं नाज बलोच साहबा से शुरू करना चाहूँगा। नाज बलोच साहबा, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि वो अपने आप को असर्ट करे और जैसे भी अपना दिखाए कि जी हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारी वर्थ है, वही पीपल्स पार्टी कर रही है। और उसके पास वोट भी ज़्यादा है, सिंध से उन्हें पहले से ज़्यादा वोट भी लिए, सीटें भी पहले से ज़्यादा ली, सब बातें ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम JIT पे अगर एतराज़ात थे तो पहले क्यों नहीं उठाए गए, नंबर 1। नंबर 2, अगर अभी भी इतराज़ात है और कहा यह जा रहा है कि फ़ैसला जो है वो गलत तरीके से सामने लाया गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बिलावल साहब का नाम ECL में निकालने के लिए कहा गया था, तो सीधा वापस क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट में आप लोग और वहाँ पे जाके उसकी एक्सप्लेनेशन या उसको एलेबोरेट करवा लें उसी फैसले को। मेरे ख्याल में घंटे में या एक आध दिन में तो ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। वाई डोंट यू पीपल गो बैक टू लाइक सुप्रीम कोर्ट, या उसकी एलेबोरेशन जो फैसले की है वो क्यों नहीं करवा लेते। Bismillahirrahman. Rana sir, all this that's happening is nothing new in the history of Pakistani politics. इससे पहले भी इस तरह से केसेस बनाए गए, JITs बनाई जाती रही, यहाँ दौर में JITs बनी। बात यह है कि इस वक्त जो JIT के अंदर बगैर डिफेंस के लिए मौका दिए बगैर, डिफेंस का मौका दिए बगैर लोगों के नाम ECL पे डाल देना, एक सिटिंग CM का की सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ECL पे डाल देना, और उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उनका नाम ECL पे डाल देना। किस बुनियाद पे जनाब 1 साल की उम्र में उनकी कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई थी जब वो 1 साल के थे। इस किस्म की चीजें जब होती हैं तो सवाल जन्म लेते हैं, सवाल उठते हैं, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बातें होती हैं। फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि एट द सेम टाइम
ECL से लियाकत जदोई साहब का नाम हटा दिया जाए और जुल्फी बुखारी के लिए ECL का कानून जो है वो बदलने में 2 मिनट ना लगे, तो फिर तो सवाल उठता है कि जो बायस एटीट्यूड है, ये आपने जो वादा हुकूमत ने किया कि एक पाकिस्तान होगा, 2 नहीं, एक पाकिस्तान होगा, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं आ रहा। देखने में तो रवैयों में फर्क नजर आ रहा है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मेरा सवाल वहीं का वही है। मैं वो आपसे पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो JIT की वजह से आपके दिमाग में आ रहे हैं कि जनाब उनको बुलाया नहीं गया, JIT ने बुलाया नहीं और उस बुलाए बगैर उनके नाम ECL में डाल दिए, बिलावल भुट्टो साहब का या 172 लोगों के, तो आप इन चीज़ों को अगर, और एक ये भी कंसर्न आप लोग रेज कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम कोर्ट ने कहा था कि उनको निकाल दिया जाए, लेकिन JIT नहीं निकाल रही या हुकूमत नहीं निकाल रही, तो आप इसका सिंपल तरीका है ना, सिंपल तरीका ये है कि इसको अदालत में जाके एलेबोरेट क्यों नहीं करवा लेते। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं जाकर कब जाएंगे आप? कि पहले हुकूमत को एक्सपंज करने के लिए जो विलायत दिए गए और कोर्ट की जानिब से कहा गया कि एक्सपंज किए जाए नाम, तो हुकूमत ने एक बिल्कुल ही कंटेम्प्ट करते हुए उस फैसले के ऊपर अमल नहीं किया और बजाय अमल करने के उल्टा मजीद जो है इसी बात पे ECL के ऊपर जोर देकर साबित किया कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करने पे ज्यादा फोकस्ड है बजाय अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। जहाँ तक बात रही हमारी, हम जाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे। कब तक आप इस पर्टिकुलर मसले में, ये जो पर्टिकुलर मसला है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ECL से नाम निकालना, या आपका जो कंसर्न है जैसे मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि जनाब अदालत ने कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए, ये फैसले में लिखा हुआ है बकौल मुर्तज़ा वहाब के, तो आप लोग ये क्यों नहीं जाते? कितनी जल्दी चले जाएंगे, आपका मसला खुद हल हो जाएगा। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? देखिए, और अगर आप कह रही है कि आप जाएंगे तो कब जाएंगे? नहीं देखिए, हम तो कोर्ट जाएंगे, कब जाएंगे? हम इंसाफ के लिए और क्या कर सकते हैं? पहले तो एक ऐसी नहीं नाज बीबी, आप जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आएगी, कब जाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी हमारी इंशाल्लाह मशावरत करके हम वी आर वर्किंग आउट ऑन दैट, हम पार्टी अपना लाए अमल तय करेगी और जाएगी इंशाल्लाह, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन बात ये कि हुकूमत जब अपना किरदार अदा नहीं करेगी, फिर हुकूमत भी याद रखे कि जब अदालती फैसलों के ऊपर आप अमल नहीं करते तो वो आप भी कंटेम्प्ट कर रहे होते हैं, और जब कंटेम्प्ट करते हैं नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कोर्ट में चले जाए। अगर हुकूमत कंटेम्प्ट कर रही है तो हुकूमत को फेस करना पड़ेगा, हीट फेस करनी पड़ेगी। अगर आप कंटेम्प्ट कर रही है हुकूमत, तो हुकूमत को हीट फेस करनी पड़ेगी। आप इसी फैसले को क्यों नहीं जाके पूछते कि जनाब ये क्या फैसला है, क्या एग्जैक्टली? राना साहब, वी आर नॉट इन अ हेस्ट, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हम मुल्क छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। बिलावल भुट्टो इज इन द कंट्री टू डू पॉलिटिक्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर देखिए वजीर आजम की जानिब से जिस तरह की ट्वीट हुई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है देखकर कि एक ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, किसी भी शख्स से उसका बेसिक बुनियादी हक ECL के ऊपर नाम डाल के छीन लेना, तो ये एक जाति है, ये एक ह्यूमन राइट की वायलेशन है। इसके ऊपर मैं नहीं समझती कि वजीर आजम को इस तरह की करनी चाहिए थी। वो जरा सा नाज बीबी, आपकी 1 मिनट के लिए सारी बातें मान ली, आपकी ये भी बात मान ली कि जनाब गलत है, नहीं नाम होना चाहिए था बिलावल का, आपकी ये बात भी मान ली जनाब के आप लोगों की यानी कि पीपल्स पार्टी की ये भी बात मान ली कि जनाब ये फैसला जो है कुछ और था, लेकिन हुकूमत कुछ और कर रही है, JIT कुछ और कर रही, तो आप सिंपल, मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ दोबारा कि सीधा सीधा कोर्ट जाए आप। मैं 1 मिनट जी, मैं रऊफ सिद्दीकी साहब से पूछ लूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन जी? एक चीज़ में अगर कोई इरिटेशन है, कोई एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कोई इरिटेट कर रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसमें या हुकूमत उसमें फॉर दैट मैटर 1 मिनट के लिए अगर बात मान भी ली जाए नाज बीबी की या पीपल्स पार्टी की, तो सीधा सीधा कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते और वहाँ पे जाके क्यों नहीं एड्रेस कर लेते इन चीज़ों? देखिए, पहली बात ये है कि जब उलझने पैदा की जाती है ना, तो शक व शुबात खुद ब खुद जन्म लेने लगते हैं। ये एक बिल्कुल मुसलमान असूल है।
ECL में नाम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स या वाकई इन जनरली, मतलब आप जाती ज़िंदगी में ले, माशरती ले या पॉलिटिकल में ले, और ख़ास तौर पर जब हुकूमती सतह के ऊपर जब इस किस्म की बातें होती हैं तो उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, और ये सिर्फ एक सिंगल आउट नहीं होता बल्कि ये पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में भी जाकर ये प्रॉब्लम होता है। अब ECL है, ECL जब हुकूमत खुद नाम डाल देती है तो उसको ये समझना चाहिए कि चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, या एक रेडी वाला, ठेले वाला, अगर उसके फंडामेंटल राइट जो है वो मजरू हो रहे हैं, इंसानी हुकूक मजरू हो रहे हैं, तो हुकूमत को तो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए कि कोई ऐसा क्लू ना दे जिसकी वजह से उनकी हुकूमत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन रऊफ साहब अभी एक चीज़ तो ये है कि जनाब फैसला जो है वो तफसीलन लिखा नहीं गया अभी तक। दूसरी बात ये है कि जनाब फैसले के अंदर ये जो एडवाइस किया गया, ये नहीं कहा गया बकौल PTI के, एडवाइस किया गया है कि जनाब निकाल दें, ये नहीं कहा गया कि निकालें। सो ये एक दो चीज़ें तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सीधा अदालत में चले जाए। एग्जैक्टली उसका बेहतरीन हल ये था कि पहले दिन जिस वक्त ये हुआ था तो पीस पार्टी है और उनकी लीडरशिप है और CM है, इनके लिए कोई मसला नहीं था। फौरी तौर पर जाए ना जाए मुल्क से, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करते, अपने हक में फ़ैसला लेते और उसके बाद फिर तनकीद बड़ी वजनी भी होती और मानी भी जाती। और ये प्रैक्टिस अगर ये जारी रखेंगे तो फिर हुकूमत चाहे कुछ भी करना चाहेगी, उसके हाथ पांव बन जाते हैं। लेकिन आपने एक ओपन फील्ड देने के बाद सिर्फ क्रिटिसिज्म रहेगा तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, माँ सिवाय इससे कि पॉलिटिकल हीटअप इतनी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से देखिए सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो आपकी मईशत तबाह होगी। ये दुनिया का मुसल्लमा उसूल है। लिहाजा हुकूमत का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा ना होने दे, और अपोजिशन हमेशा ये करती है कि अदम इस्तेकाम पैदा करो ताकि हुकूमत के जो रास्ते खुले हुए हैं वो बंद हो जाए। ठीक है जी। रमेश साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआ फर्स्ट क्लास। रमेश साहब पहले तो ये बताएं, आपसे PTI वाले नाराज हैं? क्यों? वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, क्यों नाराज होंगे? नहीं, वो एक दफ़ा आपने वो शराब का बिल सिल वहाँ पे पेश करने की कोशिश की थी असेंबली में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो उसके अंदर तो शराब से वापस हमारा एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, दूसरे तो नहीं है ना। दूसरे तो सारे कह रहे हैं कि सही है, होना चाहिए। अच्छा, कौन कह रहा है नहीं होना चाहिए? भाई सारे जो लोग हैं MLA वो तो सपोर्ट में है। चले वो एक दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं रमेश साहब के साथ हूँ इस मामले में। आप रमेश साहब के साथ हैं? इसलिए कि उनका नाम मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। ये कितनी गलत बात है कि उनकी वो जो कह रहे हैं कि हमारे मज़हब का नाम लेकर, हमारे हिंदू उसका नाम लेकर दुनिया भर में आप पूरे मुल्क में शराब पी रहे। आज जिसको पीनी है वो अपने लिहाज से पिए और उसकी सज़ा भुगते, जो भी भुगतना है। 19 ये कैसा मतलब कि तरीका कार है जो मेरी समझ से बाहर है कि हर तीसरे चौथी जगह पे शराब चल रही होती है, वो गैर कानूनी है। और अगर आप कोई बेचे तो वो जनाब अंडर लाइसेंस बेचे तो वो जनाब कानूनी है। इनके नाम पे बूट लेकर गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में आके शराब दे जाए तो वो जनाब गैर कानूनी। कौन सा मुझे समझ से भाई कंफ्यूज किया हुआ। 1973 के आइन के मुताबिक 1973 के आइन के मुताबिक जो आइन ने जिसको परमिशन दी है वो पिए। लेकिन रमेश साहब का ये बड़ा वैलिड पॉइंट था। क्या आइन क्या कहता है जी? जिसकी मर्जी है पिए? नहीं, उसका ये कहता है आर्टिकल 37H है जो कहता है कि नॉन मुस्लिम रिलीजियस डेज के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, जबकि उस नॉन मुस्लिम रिलीजियस डेज पाकिस्तान में 365 दिन चलते हैं और नॉन मुस्लिम रिलीजियस डेज के ऊपर स्ट्रिक्टली मने है। मैंने बाइबल का भी हवाला दिया, मैंने अपना वो ठीक है आपकी, वो रमेश साहब आपकी बात ठीक है, आपने हवाला दिया बाइबल का भी, आपने सारे हवाले भी दिए। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे शराब तो चलती है, तो इसको शराब जो है इसको आप क्यों नहीं लीगलाइज कर देते और इससे रेवेन्यू क्यों जनरेट कर देते? राणा साहब वो बिल्कुल करें, रेवेन्यू जनरेट करें। शराब यहाँ पे हर चौथी जगह पे रात को शराब चल रही होती है। सिर्फ ये छोटे मोटे बूट लेगर्स को या उनको आपने यहाँ पे अरबपति बना दिया है। वही रेवेन्यू जो है आप इकट्ठा करें, हुकूमत जनरेट करे, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। रेवेन्यू मुझे ये पता है
मुझे उस चीज के ऊपर रमेश साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, वापस आके आप तफसीलन बात कीजिएगा। रऊफ साहब एक ब्रेक। जी, मेरे साथ जनाब डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद है पीटीआई में, और पीटीआई के अपने लोगों ने ही कहा था कि डॉक्टर रमेश जो हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बट एनीवेज, रमेश साहब प्रोग्राम पे ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि मेरे ख्याल में एक सजेशन है, मतलब कि फ़ैसले तो हम नहीं कर सकते, सजेशन दे सकते हैं। सजेशन ये है कि जनाब यहाँ पे हर चौथी जगह पे दारू चल रही होती है, तो इसको किसी तरीके से जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए, लेकिन इसको अगर हुकूमत इसको इससे जनाब रेवेन्यू जनरेट कर लेगी तो मेरे ख्याल में अच्छा खासा रेवेन्यू उसको मिल जाएगा। हुकूमत को इधर उधर हुकूमत को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए देखना भी नहीं पड़ेगा। सो मेरी ये सजेशन है कि इसको बजाय इसके कि कुछ फैमिलीज़ को अरबपति और खरबपति बना दिया जाए, जो फैमिलीज़ बेचती हैं यहाँ पे शराब, हुकूमत खुद क्यों नहीं रेवेन्यू जनरेट करती, इससे मेरी ये सजेशन है। खैर एनीवेज, मैं दोनों बातों का, एक तो ये और दूसरा पहला आपको जो डिस्कशन चल रहा था JIT का, दोनों के हवाले से एक बात करूंगा। पहली चीज तो ये कि आपने जो बात की, कुछ आपकी बातों में वजन है, बड़ी मेहरबानी है कि इंडोनेशिया बड़ा इस्लामिक कंट्री है, दुबई है, मलेशिया है, कौन से मुल्क है जहाँ पे शराब अगर चलती है तो वहां पे मजहब के नाम पे नहीं चलती। यहाँ पे आप नॉन मुस्लिम रिलीजियस डेज का नाम दे के 365 दिन हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम के ऊपर बेचो, और जो 3-4 लोग, बिल्कुल आप कह रहे हो, हिंदू कम्युनिटी के भी 3-4 लोग हैं माफिया, जिसके हवाले से ये शराब चलता है, और उसके पीछे भी कौन है बड़े लोग, उनको भी आप जानते हो। जी, तो जी। ये जो चीजें हैं, मैं चाह रहा हूँ हमारा मजहब खराब नहीं हो, अगर आपको कारोबार करके और उसको चलानी है जैसे दूसरे मुल्क को इस्लामिक कंट्रीज में चलती है वैसे चलाए, हमारे मजहब को बदनाम नहीं करें। या अगर आप चाहते हैं कि हम पाक सरजमीन को मदीना रखें, मदीना रियासत बनाए, तो आप ये पैगंबर इस्लाम ने भी वो शराब जो थी उसको हराम करार कह के और गलियों में बहा दी थी। उसने कहा हराम चीज जिसको मैंने कह दिया है वो मैं किसी को भी नहीं दे सकता। तो रिस्क और ये इनकम, ये सारी चीजें ये खुदा से रसूलों के ऊपर होती है, पहले ईमान होता है फिर जो है इनकम और चीजें होती है। अब आता हूँ आपकी JIT के ऊपर, तो और मैं समझता हूँ ये बिल मेरा सारी PTI सपोर्ट कर रही है, एक बंदे ने मुखालफत की है। अच्छा, JIT पे आ जाए, JIT पे रमेश साहब, इस ट्यूसडे को ये बिल पास हो जाएगा, आप देख लेना। दूसरे बात करें JIT की, देखिए JIT के हवाले से जो रिकमेंडेशन है वो बहुत खतरनाक रिकमेंडेशन है, कोई इजी नहीं समझे पीपल्स पार्टी। मैं 24 तारीख को भी जब JIT मैंने स्क्रीन के ऊपर देखी तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर डिसीजन दे सकती थी, जैसे मियां साहब के हवाले से JIT ने दिया था, मगर उन्होंने एक सारे वकीलों ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, हमें जो है वो सही चांस नहीं मिला, इस वजह से नैब की तरफ आप इसको दोबारा भेजें। तब वो नैब की तरफ गया था, एहसाब कोर्ट की तरफ नहीं। नैब फिर दोबारा उसकी देख रहा है इन व्यू ऑफ JIT रिपोर्ट। तो JIT रिपोर्ट को आप फारिग नहीं समझे, और JIT रिपोर्ट वालों नहीं, उसकी जो कमेटी नहीं, उन्होंने रिकमेंडेड किया था कि ECL में नाम डालने के लिए पहले 172 लोगों का, जब उन्होंने नाम रिकमेंडेड किए तो कैबिनेट ने डाले। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट मीटिंग जब कैबिनेट की हो रही थी तो उसमें नहीं पहुंचा था। इस मरतबा जब उसके मिनट्स पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंच गया, तो बिलावल साहब का और मुराद अली शाह का नाम डिलीट कर दिया गया है ECL से, और दूसरों के लिए भी जो है वो दोबारा भेजा गया है कमेटी को कि आप देख लें कि इनके इश्यूज क्या हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि नैब क्या ये एहसाब PTI के हवाले से क्यों नहीं शुरू होता, इनको आप बता दें कि खान साहब के होते हुए कम से कम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, चाहे अपने लोग हो चाहे और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये खुद उठा के कहेगा कि भाई ये जाओ उसको नैब की जाके इंक्वायरी करो, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और PTI ये मिसाल बनाएगी। कम से कम और इश्यूज में आप बहुत सारी चीजों में हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये है वो है, इशू नहीं डिस्कस हो रहे हैं, मगर कम से कम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से PTI की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है। खान साहब के होते हुए राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहीं से भी अगर कोई भी ऐसी खुशबू या बू आएगी तो आप समझे कि वो खुद ही खुद कटोरे में होगा। और कहीं पे भी अगर इदारा किसी को इंटीग्रेट करना चाहेगा, आजम सवाती का भी आपने देख लिया, बाबर एवान का भी देख लिया, उसी ने उन वजारतों को छोड़ के और जाके अपने आप को पेश कर दिया। ये माजी में मिसालें नहीं मिलती, तो कम से कम मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ शो में कि ऐसी मिसालें नहीं मिलती। ये नया ट्रेंड है जो जा रहा है, और ये पहले नहीं हुआ ऐसे, जैसे आजम सवाती का केस हुआ या
इसके अलावा जो आप एक दो एग्जांपल्स आपने दिए हैं बिल्कुल ठीक दिए हैं। इमरान खान साहब का एक चीज़ मैं कोट कर दूं जो मैंने खुद सुना था कि करप्शन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मेरे लेफ़्ट हो चाहे मेरे राइट हो और चाहे कोई भी हो, मैं उसको सीधा सीधा या तो नैब के हवाले करूंगा, नैब उसको इन्वेस्टिगेट करे, इंटेरोगेट करे, या उसको जनाब सीधा सीधा जनाब अदालत जो है उसको टेक केयर करे, और फिर जनाब अगर वो उस वहाँ से क्लीन चिट मिल जाती है, और ऐसा ही हुआ, और क्लीन चिट मिले तो वापस आ जाए, कैबिनेट के अंदर नहीं मिलती तो घर चले जाए। सेनेटर कामिल अली आगा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब सेनेटर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का करम है राजा साहब, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। क्यों काफ लीग कोई नाराज है कोई अपने पीटीआई वालों से, और अगर है तो कोई क्या इसका कोई हल क्या है, कोई राजी शाजी हो सकते हैं, या आप लोगों ने भी दूसरी पार्टीज की तरह पीटीआई पे प्रेशराइज करने के लिए नाराज हो गए? देखिए राणा साहब, कतई तौर पे नहीं, ना हमारा प्रेसिडेंट है, ना हमारा रवैया कभी ऐसा रहा है, ना हमारी जमात का, ना ही हमारी लीडरशिप का। हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसके दोस्त होते हैं, और जिसके साथ दुश्मनी करते हैं उसके साथ दबाव में दौल दुश्मनी करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। हम आपने देख लिया पिछले 5 माह में हम हर प्रोग्राम के अंदर हर जगह पे हमायत भी कर रहे हैं और मैक्सिमम पीटीआई के साथ तावन भी कर रहे हैं, और जहां तक हो सकेगा हम तावन करेंगे, और हमारा ये सिलसिला जो है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हम ये नहीं समझते कि पीटीआई को हमारी जरूरत नहीं है, और हम अब अपना रास्ता खुद जो है वो अख्तियार करें। लेकिन कतई तौर पे हम ये छोटी छोटी बातों में हम अलायंस जो है अपना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप देखें चौधरी शुजात साहब ने ये जो तीसरी बार हरकत की है फवाद चौधरी ने, और बाद में वो माफी मांगते हैं और कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गई है, उसके ऊपर चौधरी शुजात साहब ने जो रिएक्शन दिया है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा तो रात को स्टेटमेंट दी आगा साहब, और रात को देर से स्टेटमेंट दी थी उसने जी, वो रात को देर से स्टेटमेंट दी थी। रात को जब देर से बात करता है ना तो उसका कसूर नहीं समझा कर। नहीं ये गलत बात ये देखें, ये नहीं ऐसी बात नहीं, बहरहाल ऐसी बात ना करें। वो बहरहाल जब भी कोई बात करता है वो सोच समझ के करता है। मैं उसको जानता हूँ, वो असल में उसको उसकी औकात से ज्यादा मिल गया है, और जिस किसी को भी औकात से ज्यादा मिल जाए वो ऐसे ही करता है। नहीं कामिल अली आगा साहब मेरे ख्याल में इसको इस गुफ्तगू को यहाँ पे जरा रोक दें हम, मेरे ख्याल में नहीं रोकने की बात नहीं है, मैं कायद की बात कर रहा हूँ। हमारा पीटीआई के साथ अलायंस है। नहीं फवाद चौधरी साहब मौजूद नहीं है, फवाद चौधरी के साथ तो हमारा अलायंस नहीं है मेरे भाई। अगर वो हमारी गैर मुस्लिम बात कर सकते हैं, सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो चौधरी साहब मौजूद होते फवाद चौधरी साहब, तो जरूर आप जो भी आप अपना गिला करना चाहते हैं वो मौजूद भी होगा, तो मैं उसके साथ यही बात करूंगा कि उसको चाहिए कि रमेश साहब भी चलने दें। और वो इमरान खान की नीयत पे किसी को शक नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इस मुल्क की मईशत जो है उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और बड़ी दर्दमंदी के साथ। अच्छा चले, मुझे कामिल अली आगा साहब एक सवाल का जवाब दे दें। ये अभी जो प्रेशर माउंट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, ठीक है वो तो इमरान खान साहब पहले ही कह चुके थे कि इत्तेहाद बनेंगे इस किस्म के, जब अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाएगी। तो ये जो इत्तेहाद बनने शुरू हो गए हैं या प्रेशर माउंट कर रही है पीपल्स पार्टी जो हुकूमत पर, ये किसी जगह जाके रुकेगी या इसी तरह जारी रहेगा जब तक कई फैसले नहीं आने शुरू हो जाते? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जब जेटी बनी थी तो उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब के 1.5 साल लग गया था, उसके बाद जाके कई गिरफ्तारियां शहरियाँ अमल में आई थी। तो ये प्रेशर इसी तरह 1.5 साल चलता रहेगा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, या कहीं जाके रुकेगा भी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो एहतसाब का अमल है वो तो रुकने वाला नहीं है, और नहीं प्रेशर जो माउंट कर रही है पीपल्स पार्टी जी, नहीं मेरे ख्याल में ये प्रेशर जो है बेसूद होगा, इस प्रेशर का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हालात मारूजी चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का हर फर्ज ये चाहता है कि इस मुल्क को लूटने वाले जो है उनका एहतसाब होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं ना कामिल अली आगा साहब कि उसका कोई एंड रिजल्ट भी निकले।
सिर्फ ये मतलब कि ये मतलब क्या कहते हैं, ये छोटी मोटी जो है ना, ये सुल्तान राई वाली बड़के छड़के ना हो, एंड रिजल्ट निकले। लोग चाहते हैं कि एंड रिजल्ट जरूर निकले किसी चीज का भी। राना साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के फराइज में ये शामिल है कि वो फैसिलिटेट करे एहतसाब के अमल को, और वो मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो गया है। और अब जो नई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि उसके अंदर रैपिडली अदारे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। और जब अदारे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो मंतकी अंजाम तक भी केसेस पहुंचेंगे। ये जो JIT की रिपोर्ट है, इसमें और पहली JIT की रिपोर्ट में बड़ा फर्क है। मैं एक वकील और फौजदारी वकील होने के नाते ये समझता हूँ कि ये वाकई रमेश कुमार ने बिल्कुल ठीक कहा है। डॉक्टर साहब बड़े ज़हीन आदमी है, इनकी जो राय होती है वो वाकई तवज्जो तलब होती है। मैं समझता हूँ कि ये JIT की रिपोर्ट वाकई बड़ी संजीदा रिपोर्ट है, और इसके अंदर कोई 12-14 रेफरेंस जो है वो तो बिल्कुल तैयार है। और मजीद ये है कि मैं एक ब्रेक ले लूं। कामिल अली आगा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, JIT ने बड़े मुख्तसर से बहुत एक मेरे ख्याल में, वैसे अगर ये काम करना पड़ता तो बड़ा टाइम लग जाता है, मुख्तसर अरसे में JIT ने बहुत बड़ा काम किया है। सो वो एक चीज़ है, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए JIT की फाइंडिंग्स को, मेरे ख्याल में वो कम होगा। बाकी जो कंसर्न्स हैं पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं, या उसके अलावा जो कोई चीज़ें सामने क्लियर नहीं है, उनको अदालत से रजू कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड के उसको ब्लैकमेलिंग के लिए या प्रेशर माउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है अदालत में चले जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं। जी, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चलूँ, एक अगला सवाल किया जाए। मेरे ख्याल में रऊफ सिद्दीकी साहब बड़ी देर से खामोश हैं। MQM ने मुलाकात भी की वज़ीर आज़म से, और सेक्टर और यूनिट्स कहा जाता है कि इन्होंने सिफारिश की है जनाब कि इनके सेक्टर जो है MQM के और यूनिट्स जो हैं उनको खोल दिया जाए। वाई रऊफ सिद्दीकी साहब? नहीं, ऐसा ये इस तरह नहीं है। अच्छा, जो मीडिया पे खबर चली है, जो मैंने मालूमात की थी वो ये थी कि कोई मिनिस्ट्रियल मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो वज़ीर क़ानून है उनकी मुलाकात थी। तो उस वक्त ये था कि अमीरुल हक जो हमारे MNA हैं वो भी पहुंच गए थे। तो वहाँ जनरली बात हुई थी कि जो मुआहदा हुआ था, रिटन मुआहदा हुआ था, उसकी शिकवार बात भी हुई कि ये तमाम मामला थे। तो बहरहाल मुलाकातें तो हुई हैं और यकीन दहानी भी हुई है। तो गुज़िश्ता मुझे ये बताएं ना, सेक्टर और यूनिट खोलने की बात हुई है कि नहीं हुई? नहीं, सेक्टर यूनिट तो एक अलग बात है। लापता साथी है, आप फिर उधर से उधर जा रहे हैं, लापता की तो सारी बातें हुई होंगी ना। सेक्टर हुई कि नहीं हुई ये नहीं सब ये तो हमारे के सामने रखते हैं। और वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात, और फिर उसमें आप 6 महीने उसमें ये जिक्र हुआ है कि सेक्टर और यूनिट्स MQM के खोलने। मैं बताता हूँ राना, एक मिनट में आता हूँ। सारे इशू थे, उसमें ये भी इशू था कि उन ऑफिसेस को खोला जाए। देखिए, पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी जमात थी। आज ये सूरत हाल है कि ये गलियों मोहल्लों तक रह गई। अभी हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं तो हमारे पास ये एक्सेस है कि हम पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में जाके अपने काम को आगे बढ़ा सके, लेकिन हमको तो यहाँ गलियों और मोहल्लों में जाकर। तो ये बात हुई थी, तो ये भी हुई थी और दूसरी बातें भी हुई थी, लेकिन वो बाकायदा MQM डेलीगेशन नहीं था, बल्कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 मुलाकातें पहले भी हुई हैं, 6 महीने अब ये गुजर चुके हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई। इससे कब भी वज़ीर आज़म थे, यकीन दहानी कराई कि सेक्टर और यूनिट्स जो है वो सिर्फ यही नहीं बाकी इसके अलावा भी। लेकिन अब बात यह है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मुलाकात, हमें तो नतायज चाहिए ना। मुलाकातें तो इससे पहले भी वज़ीर आज़म से कई हमें तो ये देखे ना, अखबारों में तो ये खबर आई है कि सेक्टर और यूनिट्स खोलने की बात हुई थी और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई। मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, आपने बात की थी और आपको यकीन दहानी मिली थी या नहीं? नहीं, तो यकीन दहानी तो अब मैंने जो पूछा, मैं जो मिनिस्टर साहब से पूछा मैंने कि क्या बातें हुई थी, तो उन्होंने उस पर यह बताया था कि लापता लोगों के भी, और जो मुआहदे में हमारी शिकवार चीज़ें थी जो फेडरल गवर्नमेंट की करनी थी वो भी नहीं हुई। फिर वो जो कराची का पैकेज था देना था वो नहीं मिला। तो ये सिद्दीकी साहब बात घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड मुलाकात उस वक्त होगी जब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा चले,
मेरे ख्याल में रमेश साहब के पास है। रमेश साहब आप बताएं जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं उस वक्त वहाँ पे था और अच्छा। जब इनका डेलीगेशन आया तो मैं नई मुल्क के साथ था और डेलीगेशन आया ही गए। बात सिंपल में ये कि MQM पाकिस्तान हमारी इतादी है, उनके साथ जो हमारी पॉइंट्स एजेंडा जो तय हुए थे उनकी बिल्कुल उन्होंने बात की कि वो पॉइंट्स जो एजेंडा हमारी थी उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें ऑफिस की बात है, उसमें अपना कराची पैकेज की बात है और खान साहब खुद चाहता है क्योंकि MQM पाकिस्तान से जो हमारा इताद जो था वो सिंध के अंदर एक बड़ा रोल इनका रहा है और हम समझते हैं आज भी इनके पास मैंडेट है कराची का, तो हम मिलके काम करें। तो हम तो खुद वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि आप कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं आपस में और कमेटी लेवल पे, और जो इनके इश्यूज हैं चाहे मैंगल साहब से हमारी कमिटमेंट है चाहे इनसे हमारी कमिटमेंट है, और कम से कम ये नहीं है कि हम सिर्फ आज हमारी गवर्नमेंट का एक मौकफ है जो टॉप प्रायोरिटी है वो करप्शन फ्री पाकिस्तान, उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मगर उसकी वजह से ये नहीं कि हम दूसरी चीजों को छोड़ देंगे, चाहे इतादियों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट होंगे चाहे मुल्की लेवल पे जो और इश्यूज होंगे तो उनको भी साथों साथ में चलाना है। असद उमर साहब भी थे और मैं समझता हूँ MQM के ऐसे कोई सीरियस ग्रीवेंसेस नहीं है हमारे साथ, और वो समझते हैं क्योंकि उसकी अच्छी बात यह है कि दोनों रेस्पॉन्सिबल बंदे खालिद मकबूल और फारूक नसीम जो MQM को हेड करते हैं वो जब हमारे साथ वहां पे कैबिनेट में, तो वो समझते हैं कि कैबिनेट की हर हफ्ते मीटिंग होती है मगर 18-18, 20-20 पॉइंट एजेंडा मीटिंग होती है। पहले महीने में कोई मीटिंग नहीं होती थी, अब हफ्ते में भी 18-18। इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल बहुत। रमेश साहब मैं आता हूँ रऊफ भाई अपने, मैं रमेश साहब मैं फिर वही सवाल करूंगा, क्या ये क्योंकि अखबारों में ये खबरें आई थी इसलिए मैं उसकी तस्दीक चाहता हूँ आपसे, आप वहाँ पे मौजूद थे रमेश साहब, क्या ये पूछा गया था या कहा गया था कि MQM के सेक्टर्स और यूनिट्स के दफातर जो है वो खोल दिए जाएं, और क्या वजीर आजम ने इसकी यकीन दहानी कराई थी जो अखबारों में खबरें छपी? नहीं। थैंक यू। बात सिंपल में ये है, ठीक है, ये नहीं, बात सिंपल में ये है कि जो इश्यूज आपने ऑफिस खोलने की इन्होंने बात की हुई है जो एग्रीमेंट के अंदर है, और उस हवाले से भी क्योंकि वो पहले MQM अल्ताफ हुसैन से रिलेटेड है सारी चीजें, आपको पता है सेक्टर वगैरह के ऊपर क्या क्या इशारे उठे हैं, माजी में क्या हालात रहते थे, उन सारी चीजों को लाजमी है, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं। तो ये खबर जो है रमेश साहब ये गलत है। मैं गलत चीज के हवाले से आप खान साहब से किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं। हाँ ये जरूर है जो रमेश साहब मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन, आप मुझे स्ट्रेट बता दीजिए ये जो खबर छपी थी अखबारात में वो गलत थी रिगार्डिंग यूनिट्स एंड सेक्टर्स? कोई खोलने के अहकामात नहीं जारी किए, कोई खोलने के अहकामात नहीं जारी किए। अहकामात की बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। डिस्कस है ना, वो तो डिस्कशन में है चीजें, डिस्कशन में इस वजह से है कि वो एजेंडा इनकी एजेंडा जो थी हमारे साथ उसके अंदर वो चीजें लिखी हुई हैं। डिस्कशन में थी चीजें, लेकिन इस किस्म की कोई नोट नहीं मिली, कोई आपको कोई वजीर आज़म ने ये नहीं कहा ऊपर डिसीजन नहीं है। आगे चल के मिल के इन इश्यूज के साथ एग्रीमेंट के ऊपर जो हमारी जो मीटिंग्स हुई थी उस हवाले से हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो मतलब ये बात नहीं हुई थी और ये इश्यूज डिस्कस हुए थे, वजीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं की। सारी बातें डिस्कस हुई। एक होता है ना कि एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर के हमारी किसी जगह पे रुके तो सही ना, आप लोग किसी जगह पे रुकते ही नहीं है आप लोग। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ सवाल, और आप फिर उधर से स्लिप हो जाते हैं, कभी एक स्लिप हो जाता है कभी दूसरा स्लिप हो जाता है। सिंपल बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बात नहीं है। ओके बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। चलें जी। बात सारी ये है कि ये तो एक आप यहाँ पे सारी तजावजात गिरा रहे हैं, सब इधर कर रहे हैं, आप उधर फंसे हुए, आप कह रहे हैं जनाब ये इशू। देखिए ये तजावजात पे बिल्कुल मैं बात बताना चाहूँ, जो तजावजात एक अच्छा काम एक गलत तरीके से करेंगे उसके नतायज कैसे की जाए, तजावजात कैसे खत्म करें, उसका बहुत अच्छा हल ये हो सकता था कि उनको रिप्लेसमेंट में जगह देते और तोड़ दे। 8-10 हज़ार के करीब दुकानें जो कि KMC के अंदर थी, और इसके ऊपर मैंने मेयर की कभी भी तारीफ़ नहीं की, बल्कि इसके ऊपर मेरी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये तरीका तजावज़ात हटाना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह थोड़ी कि आप पूरी माशी हल। तो आप मेयर से इख्तलाफ? हाँ शदीद इख्तलाफ करता हूँ इस मामले में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको रिप्लेस करना चाहिए था, इसका पहले अल्टरनेट जगह देनी चाहिए थी और उसके बाद आप ज़रा सुनिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिनके तजावज़ात जिसे कहा जा रहा है
जो लीगल दुकानें थी वो पगड़ियों पे बेचारों ने 50-50 लाख अपनी बीवी के जेवर बेच के उसने यहाँ पे दुकान लगाई। अब उसको रिप्लेस करने के बजाय, उसको थोड़ा सा मौका देने के बजाय आके बिल्डोज़र हुआ और ये पूरे के पूरे लोग फाका किसी का शिकार है, उनके घरों में चूल्हे बंद हो गए। तो पहले आपकी अच्छे तरीके से क्यों नहीं अच्छे तरीके से ये था, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये सूबाई हुकूमत को चाहिए ऐसे वफाक के ऊपर थोड़ी बैठना चाहिए कि मेयर को पैसे दें, इनका रिप्लेसमेंट करें। इनके घरों में तो तबाही हो गई है, जिनके घरों में फाका का जवाब बेसिक आपका कंसर्न ये है कि पहले उनको अल्टरनेट जगह देनी चाहिए थी और उसके बाद जनाब वो गिराते थे, ठीक था, खौफ खुदा के साथ होना चाहिए था ये। और आपको मेयर से इस मसले में, मैं अभी आपको जनरली बात कर रहा हूँ, रमेश साहब बैठे हुए, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान में भी यही है। वहाँ पर आज एक डेलीगेशन आया बेचारा, वो बता रहे थे, कुर्बान साहब और सत्तार, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे 15 खजदार में 15 दिन से बिजली ही नहीं है वहाँ। चले वो एक सेपरेट इशू है, उस पर मज़ीद तो बताइए, हुकूमत के बैठे हुए जाके बात करें तो भाई हुकूमत के वहाँ पे एजेंसीज भी बैठी है, उनको भी पता है, वो उसको उस पर वर्किंग कर रहे हैं जी उस पर, और वो उसमें आपको अगले मेरे ख्याल में 24 घंटे में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जहाँ तक बिजली का मसला। अच्छा। और लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें जो है उसमें भी आपको विजिबल वहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ जाएंगी। फ़िलहाल जी मैं यहाँ पे अब्रप्टली मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि शो ख़त्म हो रहा है। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।